नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। गांव ने नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनंदन और आप देख रहे हैं अपना चैनल अभी न्यूज यूपी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पहले माना जा रहा था कि चुनाव 2026 में होंगे, लेकिन अब चर्चा ये भी है कि पंचायत चुनाव 2027 में हो सकते हैं। ऐसे में जो लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन-कौन लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो आइए एक-एक करके समझते हैं। सरकारी कर्मचारी। सबसे पहला नियम है सरकारी कर्मचारी। जो भी व्यक्ति सरकार से वेतन या भत्ता लेता है, वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता। जैसे लेखपाल, पंचायत सचिव, शिक्षक या सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, आंगनबाड़ी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, नगर पंचायत या नगर पालिका के कर्मचारी, इन सभी को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होती। भ्रष्टाचार में बर्खास्त व्यक्ति। अगर किसी व्यक्ति पर भ्रष्टाचार साबित हो गया है और उसे पद से हटाया गया है, तो वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता। कई बार पंचायत में आवास योजना, शौचालय योजना, मनरेगा में गड़बड़ी के आरोप लगते हैं। अगर जांच में दोष सिद्ध हो गया, तो चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। आपराधिक मामले में दोषी व्यक्ति। अगर किसी व्यक्ति पर सिर्फ आरोप है और मामला कोर्ट में चल रहा है, तो वो चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अगर कोर्ट ने सजा दे दी और 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हुई, तो वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाएगा और जेल से छूटने के बाद भी 6 साल तक चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होगी। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति। जो व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है और कोर्ट द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है, वो भी पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता। दिवालिया व्यक्ति। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कर्ज में डूब गया है और कोर्ट द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया गया है, तो वो भी चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रहेगा। सरकार या पंचायत का कर्जदार। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। गांव ने उच्च आसार पड़ने का औगे तेजी से बढ़ रही है। कर्ज बहुत ज्यादा बकाया है और उसने भुगतान नहीं किया है, तो ऐसे लोगों को भी चुनाव लड़ने में परेशानी हो सकती है। पंचायत के ठेकेदार या कोटेदार। अगर कोई व्यक्ति पंचायत से जुड़ा ठेका या लाइसेंस रखता है, जैसे कोटेदार, पंचायत के ठेकेदार, तो वो सीधे पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता। हालांकि वो अपने परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़वा सकता है। चुनाव खर्च का हिसाब न देने वाले। जो लोग चुनाव लड़ते हैं, उन्हें चुनाव खर्च का पूरा हिसाब देना पड़ता है। अगर किसी ने खर्च का हिसाब नहीं दिया या ऑडिट नहीं कराया, तो 3 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र। अगर कोई व्यक्ति फर्जी SC, ST, OBC प्रमाण पत्र लगाकर चुनाव लड़ने की कोशिश करता है और पकड़ा जाता है, तो वो भविष्य में भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। शौचालय न होना। कई राज्यों में ये नियम लागू है कि उम्मीदवार के घर में शौचालय होना जरूरी है। अगर किसी के घर में शौचालय नहीं है, तो वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो सकता है। अंतिम बात, दोस्तों, पंचायत चुनाव से जुड़े नियम समय समय पर बदलते रहते हैं। इसलिए अगर आप या आपके गांव में कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, तो इन नियमों को जरूर ध्यान में रखें। आप किस सिटी से हैं? अपने सिटी का नाम जरूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ग्राम पंचायत की न्यूज सबसे पहले मिले। नमस्कार धन्यवाद। दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजनीति और ग्रामीण व्यवस्था से जुड़ी एक बहुत बड़ी और अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है। हाई कोर्ट के एक बड़े और ऐतिहासिक फैसले के बाद आखिरकार इटा ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। लंबे समय से जिस चुनावी तारीख का इंतजार किया जा रहा था, अब वो इंतजार खत्म होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव से जुड़े मामलों पर सुनवाई करते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि अब चुनाव प्रक्रिया को और ज्यादा समय तक नहीं टाला जा सकता। इसी के बाद राज्य चुनाव आयोग ने इटा ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारी तेज कर दी है और चुनाव 3 चरणों में कराए जाने का फैसला लिया गया है। पहले चरण में उन पंचायतों में मतदान कराया जाएगा जहां प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से तैयार है। दूसरे चरण में मध्यम संवेदनशील क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा, जबकि तीसरे और अंतिम चरण में उन इलाकों में वोटिंग होगी जहां पहले किसी कारणवश चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण माना जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक 3 चरणों में चुनाव कराने का सबसे बड़ा कारण यह है कि चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरे हो सकें। प्रशासन नहीं चाहता कि किसी भी तरह की अव्यवस्था या विवाद चुनाव प्रक्रिया पर असर डाले। इसी वजह से चरणबद्ध तरीके से मतदान कराया जाएगा। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद मौजूदा ग्राम प्रधानों और संभावित उम्मीदवारों में हलचल तेज हो गई है। कई गांवों में फिर से चुनावी गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। पोस्टर, बैनर, जनसंपर्क और सोशल मीडिया के जरिए अपनी दावेदारी मजबूत करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं।
अगर बात करें आरक्षण की, तो इस बार भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला आरक्षण को लेकर दिशा निर्देश लगभग तय माने जा रहे हैं। हालांकि अंतिम सूची राज्य चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। प्रशासन का कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मतदान से लेकर मतगणना तक पूरी प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे और संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त फोर्स तैनात की जाएगी। दोस्तों, इटा ग्राम पंचायत चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं है, बल्कि ये गांव की सरकार चुनने का सबसे बड़ा मौका होता है। ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य और जिला पंचायत सदस्य ही गांव के विकास की दिशा तय करते हैं। ऐसे में हर मतदाता की जिम्मेदारी बनती है कि वो सही उम्मीदवार का चयन करे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आधिकारिक तारीख कब जारी होगी। सूत्रों की माने तो बहुत जल्द राज्य चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा सार्वजनिक कर सकता है, जिसमें नामांकन, मतदान और मतगणना की तारीखें शामिल होंगी। अगर आप भी पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या फिर वोटर हैं, तो आने वाले दिनों में हर अपडेट पर नजर बनाए रखें, क्योंकि जैसे ही अधिसूचना जारी होगी, चुनावी माहौल पूरी तरह गर्म हो जाएगा। दोस्तों, ये खबर आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही पंचायत, ग्राम पंचायत और ग्रामीण राजनीति से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सिर्फ एक कागज आपकी 5 साल की मेहनत पर पानी फेर सकता है। जी हां, आरक्षण सूची आते ही कई मजबूत दावेदार चुनाव से बाहर हो सकते हैं। दोस्तों, पंचायत चुनाव को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और आज की इस वीडियो में हम आरक्षण सूची से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी समझने वाले हैं। लेकिन वीडियो को बिल्कुल भी आगे मत बढ़ाना, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में मैं आपको अपने मोबाइल से आरक्षण सूची चेक करने का पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ऐसा तरीका जो ज्यादातर लोगों को अभी तक पता ही नहीं है। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अभी न्यूज यूपी पर। गांव-गांव में सबसे बड़ा सवाल। इस समय गांव-गांव में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी चीज की हो रही है तो वो है आरक्षण सूची। हर चौपाल, हर चाय की दुकान और हर गली में एक ही सवाल सुनने को मिल रहा है। इस बार सीट किसकी जाएगी? जनरल रहेगी, ओबीसी हो जाएगी, एससी में चली जाएगी या महिला आरक्षित हो जाएगी? क्योंकि सच यही है कि प्रधान का चुनाव लड़ना या न लड़ना सबसे ज्यादा इसी एक चीज पर निर्भर करता है। कई लोग पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, पैसा खर्च कर चुके होते हैं, लोगों के बीच पहचान बना चुके होते हैं, लेकिन जैसे ही आरक्षण सूची जारी होती है, पूरा समीकरण बदल जाता है। एक ही झटके में कोई मजबूत दावेदार बाहर हो जाता है और कोई बिल्कुल नया चेहरा चुनाव में आ जाता है। इसीलिए आरक्षण सूची को पंचायत चुनाव की सबसे बड़ी कुंजी कहा जाता है। आरक्षण तय कैसे होता है? बहुत लोगों को लगता है कि सीट मनमानी से बदल दी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक पूरी सरकारी प्रक्रिया होती है, जिसे परिसीमन और रोटेशन सिस्टम कहा जाता है। सरकार गांवों की आबादी, वर्ग की संख्या और पिछले चुनाव के आरक्षण को देखकर नई सूची तैयार करती है, ताकि हर वर्ग को बारी बारी से मौका मिल सके। ब्लॉक स्तर पर डेटा तैयार होता है, जिले में सूची बनती है, फिर राज्य निर्वाचन आयोग के पास भेजी जाती है। यही वो समय होता है जब अफवाहें सबसे ज्यादा फैलती हैं। कोई कहता है सीट पक्की जनरल है, कोई कहता है ओबीसी हो गई है, कोई व्हाट्सएप पर एडिट की हुई पीडीएफ भेज देता है। लेकिन जब प्रदेश के लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर। ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने क्या संकेत दिए? अगर आप भी पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। यूपी के ग्रामीण राजनीति में हलचल तेज। क्या आचार संहिता जल्द लागू होने वाली है? 2026 में कब बजेगा चुनावी बिगुल? पंचायत चुनाव की संभावित तारीख पर बड़ा खुलासा। जो लोग नामांकन की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान दें, चुनाव की टाइमलाइन को लेकर बड़ा अपडेट आ चुका है। अगर आप भी पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है।